नमस्कार। आज स्टेमी पर चर्चा करूंगा। स्टेमी का फुल फॉर्म होता है ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा जोर दे रही है क्योंकि हार्ट अटैक से आजकल भारत में मृत्यु की दर बहुत ज़्यादा है। यंगर जनरेशन में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। इस पर जाके आम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि स्टेमी क्या है। स्टेमी एक ECG में ग्राफ बनता है जिसमें ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। दिस इज पिक्चर ऑफ द हार्ट। यह हार्ट का पिक्चर है। हार्ट को सप्लाई दो मेन आर्टरी करते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर बाद में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दो भाग में डिवाइड होते हैं, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये हार्ट को ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंचाते हैं। इन्हीं और दो आर्टरी और इनके ब्रांच में जब ब्लॉक हो जाता है तब जाकर के वहाँ पर हार्ट को ब्लड सप्लाई समाप्त हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक होते हैं, इस्केमिया होते हैं। इन्हीं से ST सेगमेंट का एलिवेशन होता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ हार्ट और ECG ट्रेसिंग और एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इसमें दिखाया गया है कि कोरोनरी आर्टरी में कैसे ब्लड क्लॉट जम जाते हैं और आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद आर्टरी जो है उस एरिया में जो सप्लाई करता है उसमें जाके इस्केमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसके कारण हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होने के बाद ऊपर 3 गो ECG का ग्राफ ट्रेसिंग दिखाया गया है। नॉर्मल ECG में PQRST होता है। सेकेंड वाला ग्राफ बीच वाला देखेंगे कि ST सेगमेंट का एलिवेशन हो गया। इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं या स्टेमी ECG कहते हैं। दूसरा होता है NSTEMI ECG। इसमें ST सेगमेंट का एलिवेशन न कि डिप्रेशन हो गया है, तो इसको हम लोग जा करके एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉन स्टेमी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और पहले इसको एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं, वो हो गया है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक are generally classified into ST elevation myocardial infarction STEMI and non-ST elevation myocardial infarction NSTEMI based on changes in ECG। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो कि आम तौर पर इसको हार्ट अटैक बोलते हैं आम भाषा में, इसको दो भाग में बांटा गया है ECG जो करते हैं उसके चेंज के अनुसार। एक होता है ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको आजकल STEMI बोलते हैं, और दूसरा का होता है नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको NSTEMI बोलते हैं। When blood flow to part of the heart stop or the heart is injured or fail to receive enough oxygen required for its adequate functioning, the condition is termed as STEMI और heart attack in layman language। और ये होता है कि जब ब्लड फ्लो जो कि दो आर्टरी के द्वारा होता है जाके राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, हार्ट को अगर किसी कारणवश सप्लाई वो हार्ट ब्लड फ्लो रुक जाता है तो उससे जो हार्ट में जो ऑक्सीजन सप्लाई होना होता है वो सप्लाई नहीं होता है, जिसके कारण हार्ट का फंक्शनिंग रुक जाता है, जिसको हम लोग स्टेमिक या हार्ट अटैक बोलते हैं एक आम भाषा में। ST elevation myocardial infarction STEMI is characterized by myocardial ischemia that result in persistent ST elevation on electrocardiogram ECG and subsequent release of biomarkers of myocardial damage। मतलब ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वो मायोकार्डियम के इस्केमिया के द्वारा होता है, और जब ECG लेते हैं तो इसमें परसिस्टेंट जाकर के एलिवेशन मिलता है ST सेगमेंट का, ST एलिवेशन जिसको बोलते हैं STEMI, और ये कारण होता है मायोकार्डियल डैमेज के कारण। इंक्रीज्ड बायोमार्कर एलोन इन एब्सेंस ऑफ ST सेगमेंट एलिवेशन कंस्टिट्यूट नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या NSTEMI। NSTEMI नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कंस्टिट्यूट विथ ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट ST डिप्रेशन और T-wave inversion in ECG
और जो नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है या एनएसटीमी होता है, वो एसटी सेगमेंट में कभी कभी डिप्रेशन देता है या टी वेव का इन्वर्सन मिलता है। प्रोलॉन्ग्ड इस्केमिक चेस्ट पेन विदाउट एलिवेशन ऑफ मार्कर ऑफ मायोकार्डियल नेक्रोसिस कंस्टिट्यूट ऑन अनस्टेबल एंजिना। अगर अधिक समय तक चेस्ट में इस्केमिया होता है मायोकार्डियम में, तब उसमें मायोकार्डियम का नेक्रोसिस नहीं होता है, इसको हम लोग अनस्टेबल एंजिना बोलते हैं। अस्टेमी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इन इंडिया अकाउंटिंग फॉर 40 to 60% ऑफ एस्टेमी केसेज। और ये जो एस्टेमी होता है, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है, ये सबसे कॉमन होता है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इंडिया में, और जो कि 40 to 60% एस्टेमी केसेज मिलते हैं। For the diagnosis of acute myocardial infarction, the presence of any two of the following three features is essential: chest, characteristic chest pain, ECG changes and elevated cardiac enzyme। और एक्यूट मायोकार्डियल डायग्नोसिस के लिए 3 फीचर्स में 2 फीचर होना चाहिए। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक चेस्ट पेन होता है, ECG में चेंजेज होता है, या एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम। अगर 3 सिम्टम में से 2 सिम्टम है तो इसका मतलब इसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, स्टेमी है। However, patient interpretation of the symptom, availability of ECG and its interpretation, and widespread non-availability of troponin testing are among the major recognized challenges in the diagnosis of STEMI in India। और जो STEMI in India है, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इन इंडिया में जो है, इसमें डायग्नोसिस के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि पेशेंट का जो सिम्टम होता है और हमारे के यहाँ जितना ECG का अवेलेबिलिटी है या ट्रोपोनिन टेस्टिंग का जो एबिलिटी है वो अपेक्षाकृत कम होने के कारण इसमें बहुत दिक्कत होती है एस्टेमी या एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पहचान में। पेशेंट विथ एलिवेटेड ट्रोपोनिन लेवल बट नेगेटिव CKMB who were formerly diagnosed as unstable angina or minor myocardial injury are now reclassified as non-ST segment elevation myocardial infarction, non-STEMI, even in the absence of diagnostic changes। आजकल मरीज जो लीवर के ये कार्डियक मसल्स के 2 इंजाइम होते हैं, कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल और CKMB। अगर कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल बढ़ा हुआ है और CKMB नॉर्मल है तो अब इसको हम लोग पहले अनस्टेबल एंजिना या माइनर मायोकार्डियल इंजरी कहते थे, लेकिन आजकल इसको रिक्लासिफाई करके नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या नॉन एस्टेमी कहा जाता है। इसमें कोई जाके ECG में चेंजेस कभी कभी नहीं मिलते हैं। इन इंडिया CVDs आर एस्टिमेटेड टू अकाउंट फॉर अबाउट 28.81% डेथ। इंडिया में CVD का मतलब सेरेब्रल वैस्कुलर डिजीज, जो कि डेथ का 28.1% कारण होता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक अकाउंट फॉर 80% ऑफ ऑल CVD। और इसमें जो इस्केमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होता है वो CVD का 80% कारण होता है। STEMI is estimated to account for more than 2.5 million cases annually in India, approximately 40% of myocardial infarction। STEMI जिसको बोलते हैं ST elevation myocardial infarction, ये 2.5 मिलियन केसेज इंडिया में होते हैं और इसका जो 40% होता है ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन करता है, ST सेगमेंट। Accounting for annual STEMI cases and reported cases fatality rate, total death from STEMI in India are estimated at about 1.5 लाख to 3.5 लाख। मतलब भारत में जो STEMI के कारण डेथ होते हैं वो करीब जाकर के 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक होते हैं STEMI के कारण, मतलब ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या
लेमन भाषा में बोलिए कि ये हार्ट अटैक के कारण भारत में मृत्यु जो है 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होते हैं। आजकल यंगर जनरेशन में भी बहुत से हार्ट अटैक देखे जाते हैं। रिस्क फैक्टर फॉर स्टेमी, स्टेमी या एसटी सेगमेंट एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या रिस्क है? देयर आर मेनी रिस्क फैक्टर लीडिंग टू स्टेमी बीच में बी मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। और इसमें जो स्टेमी के रिस्क फैक्टर हैं, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो रिस्क फैक्टर है या सिंपल में हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर है, इसको मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल में बांटा गया है। मॉडिफाइबल मतलब कि हम लोग अपने इच्छा अनुसार इसको बदल सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल जिसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। एक नंबर रिस्क निम्नलिखित है। बिहेवियर रिस्क फैक्टर, अगर अपना हम बिहेवियर बदलें तो रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। जैसे हार्मफुल कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को लेना बंद करें। स्मोकिंग, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना बंद करें। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। अनहेल्दी डाइट, और डाइट में अनहेल्दी ना लें, जैसे खूब तेल मसाला छना हुआ तला हुआ चीज़ ना लें। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में ना रहें। अगर ये सब चीज़ ना करेंगे तो इसको आप बदल सकते हैं, रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं हार्ट अटैक को। इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर, इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर क्या क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओवर वेट या ओबेसिटी। ये इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर को आदमी पहचान करके और इसके विरुद्ध में कोई मेडिसिन ले करके या एक्सरसाइज कर करके इसको कम किया जा सकता है, हार्ट अटैक की संभावना को कम किया जा सकता है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर ऐसा है जिसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। नंबर ए में एज, ओल्डर एज इंक्रीजेज रिस्क। जेंडर, मेल्स आर एट कंपैरेटिवली ग्रेटर रिस्क, मतलब कि मेल को ज़्यादा चांस रहता है हार्ट अटैक का। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक का है तो आगे वो उनके बच्चों को होने की संभावना रहता है। रेशियल इथनिसिटी एंड अदर्स, ये सब जो रिस्क फैक्टर है इसको आप लोग कम नहीं कर सकते हैं। हार्ट अटैक सिम्टम, हार्ट अटैक का क्या लक्षण है? अप टू 1/2 ऑफ केसेज ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर appears to be present before STEMI, such as vigorous physical exercise, emotional stress और a medical और surgical illness। मतलब जब हार्ट अटैक का सिम्टम होना रहता है तो एक प्रेसिपिटेटिंग, एकाएक मतलब उसको बढ़ाने वाला फैक्टर आ जाता है STEMI या ST सेगमेंट ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के पहले। जैसे विग्रस फिजिकल एक्टिविटी, कोई जिम जा कर के बहुत ज़्यादा जिम कर लेता है। इमोशनल स्ट्रेस, कोई उसको जा कर के मानसिक जाके प्रॉब्लम हो जाता है। ये मेडिकल और सर्जिकल इलनेस, या किसी प्रकार का उसको मेडिकल का बीमारी और सर्जिकल का प्रॉब्लम हुआ हो, तब जाके ये प्रेसिपिटेट हो जाता है हार्ट अटैक। ऑल्दो STEMI में कॉमन्सेज at any time of the day and night, circadian variation have been reported such that clusters are seen in the morning within few hours of awakening। हालांकि STEMI ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, दिन या रात में, लेकिन कुछ में देखा गया है कि यह सुबह में ज़्यादा होता है जगने के कुछ घंटों के बाद से हार्ट अटैक। सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक कैन इंक्लूड, हार्ट अटैक के सिम्टम ये निम्नलिखित हो सकते हैं। प्रेशर और स्क्वीजिंग चेस्ट पेन डैट लास्ट फॉर मोर देन ए फ्यू मिनट, मतलब छाती में लग रहा है कोई वजन है या कोई छाती को दबा रहा है या कई मिनट तक, अगर ऐसा सिम्टम हो तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। पेन डैट स्प्रेड फ्रॉम द चेस्ट टू द शोल्डर, आर्म एंड बैक, और ऐसा छाती में दर्द जो कि जाकर के आपके बाएं बाह में के तरफ या शोल्डर में या पीछे की ओर फैल रहा हो, ये हार्ट अटैक हो सकता है। प्रोलॉन्ग पेन इन द अपर एब्डोमेन, और मतलब कभी कभी पेट के ऊपरी भाग में दर्द हो रहा हो, तब भी ये हार्ट अटैक हो सकता है।
लेकिन अक्सर लोग देहात में इसको कहते हैं कि गैस हो गया है। तो कभी भी ये चांस न लें, अगर इस तरह के दर्द है तो तुरंत अपने नज़दीक पीएचसी सीएचसी पर जाके इसका जांच कराएं। इंक्रीज बॉर्ड्स ऑफ चेस्ट पेन, और ये एकाएक सीने में जो दर्द था एकाएक तेज बढ़ जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो। स्वेटिंग, पूरे शरीर में पसीना पसीना हो जाना। फेंटिंग, मतलब बेहोश होने जैसा होना। नौसिया, उल्टी जैसा मन करना। एंजाइटी, बहुत घबराहट महसूस होना। अगर ये सिम्टम है तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। तुरंत ये सिम्टम आने पर अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के इसका जांच कराएं और इसका इलाज कराएं। हार्ट अटैक सिम्टम इन वोमेन में डिफर्स और बी लेस नोटिसेबल देन दोज इन मेन। जो महिलाओं में हार्ट अटैक का सिम्टम होता है वो पुरुष से कुछ अंतर हो सकता है और कभी कभी यह पता भी नहीं चलता है। इन एडिशन टू द सिम्टम एबव वोमेन में एक्सपीरियंस, और जो आगे बताए गए सिम्टम हैं उसके अलावा महिलाओं में हार्ट अटैक के सिम्टम निम्न हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेन और हार्ट बर्न, महिला बोल सकती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या पेट में जलन हो रहा है। क्लेमिनेस, मतलब पूरा हाथ और सब शरीर लग चपचपा महसूस हो रहा है, गीला जैसा महसूस हो रहा है उसको। अनयूजुअल फैटिग, एकाएक शरीर में कोई जान नहीं है बता रही है। लाइट हेडेडनेस और डिजीनेस, मतलब माथा में बोल रही है कि एकदम खालीपन हो गया है, चक्कर आ रहा है। ये सब अगर लक्षण हो तो महिलाओं में हार्ट अटैक हो सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्टेमी, स्टेमी का क्या मैनेजमेंट है, यानी एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, इसको कैसे हम लोग मैनेज करें। एट द नॉन पीसीआई, मतलब परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, नॉन पीसीआई अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी की प्रोसेस शुड इंक्लूड, जहाँ फिर नॉन पीसीआई है, जहाँ कर परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन नहीं होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट विद द चेस्ट पेन टू एड डायग्नोसिस ऑफ एस्टेमी। सबसे पहले मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि एस्टेमी का हम लोग डायग्नोसिस कर सकें, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक का डायग्नोसिस कर सकें। परफॉर्मिंग एन ईसीजी इन पेशेंट विथ एक्यूट चेस्ट पेन सस्पेक्टेड ऑफ एस्टेमी, अगर मरीज लग रहा है कि यह एस्टेमी है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो सबसे पहले हम उसका ईसीजी करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ ईसीजी एंड वाइटल पैरामीटर्स टू द सेंट्रलाइज कमांड सेंटर, और ये जो ईसीजी करते हैं उसको हम लोग आगे भेजते हैं जहाँ पर सेंट्रलाइज कमांड सेंटर बना हुआ है एस्टेमी मैनेजमेंट का। एक्ट एज पर द इंटरप्रिटेशन और डिसीजन सपोर्टेड ऑन ECG रीडिंग एंड अदर वाइटल पैरामीटर बाय सेंट्रलाइज 24/7 कमांड सेंटर्स MD मेडिसिन या और कार्डियोलॉजिस्ट, और जो एस्टेमी पेशेंट के ECG किए हैं उसको आगे कमांड सेंटर तक भेजना चाहिए जहाँ की MD मेडिसिन के डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं। यह 24 घंटा तक 24 घंटा में वर्क करते हैं और इसको इंटरप्रेट करके बताते हैं क्या करना है। थ्रोम्बोलाइसिस एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर फर्दर केयर ऑफ एस्टेमी एट हायर PCI कैपेबल सेंटर, और मरीज को प्रारंभिक उपचार के बाद थ्रोम्बोलाइसिस के लिए आगे भेजना रहता है या जहां पर जाकर के PCI सेंटर है, जैसे परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन का सेंटर है जहां पर कि एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की व्यवस्था है, वहां भेजना रहता है। डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ स्टेमी, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक नीड्स टू बी इस्टेब्लिश रिड्यूसिंग द सिस्टम डिलेज थ्रू द स्टेमी ग्रीन चैनल, और डायग्नोसिस जो स्टेमी का अर्ली अगर होता है और सिस्टम में कोई डिले नहीं होता है तो यह उसके जान को बहुत बचाया जा सकता है। इसी इज़ द ओनली इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड टू मेक डायग्नोसिस ऑफ स्टेमी, और आजकल जो है ना स्टेमी एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के लिए ECG ही एकमात्र जाकर के इन्वेस्टिगेशन किया जाता है।
STEMI is defined as a new ST elevation at J point in at least 2 continuous lead। और हम ST का डायग्नोसिस आसानी से कर सकते हैं अगर ECG ग्राफ में देखा जाए तो ST सेगमेंट के J पॉइंट से 2 लीड्स में कंटिन्यूस ST सेगमेंट का एलिवेशन मिलता है। आगे हम ECG ग्राफ में इसको इंटरप्रेट करेंगे आसानी से। दिस इज द ग्राफ और पिक्चर ऑफ ECG। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप देखना चाहिए। सबसे पहले ECG में जो ग्राफ बनता है वो P वेव होता है, ऊपर की ओर होता है। उसके बाद नीचे की ओर Q वेव आता है, फिर ऊपर की ओर R वेव जाता है, फिर नीचे S जाता है, फिर जाके ऊपर की ओर ST सेगमेंट शुरू होता है। सबसे पहले J पॉइंट आता है, ये ST सेगमेंट का एलिवेशन पॉइंट होता है। उसके बाद में J60 पॉइंट आता है, मेजरमेंट ऑफ इसी ST सेगमेंट एलिवेशन को हम लोग देखते हैं और मेजर करते हैं। इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें RR डिस्टेंस भी दिया गया है, PP डिस्टेंस दिया गया है, ST सेगमेंट दिखा गया है। ये सब चीज़ें आपको एक दिमाग में इम्प्रेशन करना चाहिए। दिस इज़ द ECG रिकॉर्डिंग ऑफ नॉर्मल पेशेंट एंड ST एलिवेशन STEMI पेशेंट यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। पहला पिक्चर में देखिए PQRS सेगमेंट दिखाई दे रहा है, एकदम नॉर्मल है। और दूसरे सेगमेंट में देखेंगे कि ST एलिवेशन है, STEMI के पेशेंट है उसमें ST एलिवेशन है। और यह ST एलिवेशन अगर 2 कंटिन्यूस लीड्स में मिले तो उस पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, हार्ट अटैक हुआ है या STEMI के पेशेंट है, उसका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब ये STEMI का ECG ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं पहला P वेव है, उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स है और ST सेगमेंट का यहाँ एलिवेशन दिखाया गया है। टोटल जाकर के ECG 12 लीड में होते हैं, 3 लीड 1, 2, 3 होते हैं। उसके बाद में फिर लीड AVR, AVL और AVF होता है। फिर चेस्ट लिस्ट होता है V1 से ले V6 तक। अगर 2 कंटिन्यूस लीड्स में चाहे V1, V2, V3 या V3, V4, V6 2 कंटिन्यूस लीड में ये ST सेगमेंट एलिवेशन मिले, इसका मतलब मरीज को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक हुआ है और तुरंत उसका जाके इलाज हम लोग को देना है ताकि उसका जान को बचाया जा सके। ये बहुत सिंपल है। ECG रीडिंग में कोई भी जा कर के टेक्नीशियन या मेडिकल ऑफिसर इसको देख करके बता सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। दिस इज़ द ये ECG ग्राफ ऑफ STEMI पेशेंट। ये सभी लीड्स इसमें दिखाए गए हैं, 12 लीड 1, 2, 3, लीड AVR, AVF एंड AVL एंड लीड चेस्ट लिस्ट V1, V2, V3, V4, V5, 6। इसमें देखेंगे तो V2, V3 एंड V4 चेस्ट लिस्ट में ST सेगमेंट का काफ़ी एलिवेशन है, मतलब ये मरीज को STEMI है, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। इसको तुरंत जा कर के हमको मैनेजमेंट करना है STEMI का। ट्रीटमेंट STEMI का क्या ट्रीटमेंट है, हार्ट अटैक या ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का ट्रीटमेंट क्या है। एज पर द ICMR स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्क फ्लो हैज़ बीन क्रिएटेड, मतलब ICMR के अनुसार एक उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया है STEMI पेशेंट के लिए या हार्ट अटैक पेशेंट के लिए। थ्रोम्बोलाइज STEMI पेशेंट एट द नॉन PCI हेल्थ फैसिलिटी हैविंग इमरजेंसी केयर कैपेबिलिटी। और सबसे पहला वर्क दिया है कि उसको जो क्लॉट जम गया था हार्ट के आर्टरी में, उसको थ्रोम्बोलाइज करना है जहां नॉन PCI हेल्थ फैसिलिटी है, मतलब नॉन परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन सेंटर है, वहाँ सिर्फ थ्रोम्बोलाइज करना है। ट्रांसपोर्ट STEMI पेशेंट आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस टू PCI परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन एनेबल्ड फैसिलिटीज़ फॉर फार्माको इन्वेसिव अप्रोच। और उसके बाद थ्रोम्बोलाइसिस के बाद पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है PCI हेल्थ फैसिलिटी पर, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन
फैसिलिटी पर जहां मरीज़ का एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी किया जा सके। रिफरफ्यूज द पेशेंट एट द PCI एनेबल्ड फैसिलिटी, और वहाँ जा कर के PCI एनेबल्ड फैसिलिटी में रिफरफ्यूजन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फैसिलिटी ग्रेड एज पर द मैपिंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉलोइंग पैकेज ऑफ सर्विसेज आर रिकमेंडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ STEMI। और गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ फैसिलिटीज़ को जाके ग्रेड के अनुसार बांटा गया है। किस ग्रेड में अगर इस तरह का पेशेंट आता है तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, और इसके अनुसार आपको इसका करना है। STEMI केयर नेटवर्क फास्ट रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ STEMI, एक ग्राफ दिया गया, प्रोटोकॉल दिया है, इसके अनुसार करना है। एस से होता है STEMI का सिम्टम, मतलब रिकॉग्नाइज सिम्टम ऑफ MI, जिससे चेस्ट पेन हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, अनईजीनेस हो गया। ये सिम्टम जैसे ही लेके आए तो इसको सिम्टम में काउंट करना है। टाइम सिंस ऑनसेट, उसको टी से क्या होता है, टाइम सिंस ऑनस्टेट, मतलब ये सिम्टम होने के बाद कितना समय बीत गया है। तीसरा का स्टेप करना है कि ECG इमीडिएटली, तुरंत इसका ECG करना है, ऑब्टेन ECG एंड ट्रांजिट टू द हब, और उसके बाद ECG करने के बाद ECG आगे भेज देना है, और जा कर के जहाँ STEMI का ट्रीटमेंट होता है वहाँ के लिए प्रोसीड करना है। मेडिसिन, उसका मेडिकेशन भी तुरंत देना है, जैसे कि ओरल लोडिंग डोज ऑफ एस्प्रिन देना है, उसके बाद में क्लोपिडोग्रेल देना है एंड एटोरवेस्टेटिन देना है, तुरंत उसको मरीज़ को एक डोज दे देना है। उसके बाद में इनिशिएट रीपरफ्यूजन। PCI टारगेट, अगर PCI परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन पहुंचने में अगर लेस देन 90 मिनट से कम लगेगा, तब हम लोग फिब्रोलाइसिस विथ टेनेक्टेप्लेज से हम लोग करते हैं इमीडिएटली इफ़ इंडिकेटेड, अगर इसमें इंडिकेशन है। इनिशिएट रिपरफ्यूजन के बाद C करते हैं, कॉल द हब सेंटर, उसके बाद में हब सेंटर में हम लोग कॉल करते हैं फॉर फर्दर रेफरल। ए से अरेंज एम्बुलेंस, और उसको तुरंत एम्बुलेंस से ट्रांसपोर्ट करना है। R से रीएसेस वाइटल, मतलब उसको वाइटल को भी नोट करते रहना है, जैसे पल्स है, BP है, SpO2 है। E से होता है एक्सचेंज डॉक्यूमेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द केयर, और जो आपने जो दवा दिया है या कुछ जांच किया है तो उसको ऊपर की ओर भी भेजना है। तो ये जाकर के STEMI का केयर का प्रोटोकॉल बनाया गया है, इसको जाकर के कंटिन्यूअस याद करना है। L1 फैसिलिटी, मतलब इस तरह का फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा उसको ग्रेडिंग किया गया है, उसमें क्या करना है STEMI पेशेंट का। हेल्थ फैसिलिटी हैविंग मेडिकल ऑफिसर विथ नो ECG फैसिलिटी, मतलब वो फैसिलिटी जहां मेडिकल ऑफिसर तो है लेकिन ECG फैसिलिटी नहीं है। एंड नॉट कैपेबल ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस, और वो क्लॉट को डिसॉल्व करने का भी सेंटर नहीं है, तब क्या करना है। रिकॉर्ड पल्स रेट, BP, SpO2 एंड रिस्पायरेशन रेट। सबसे पहले उसको जा कर के हम लोग पल्स रेट लेते हैं, BP लेते हैं, और SpO2 नापते हैं, और रिस्पायरेशन रेट लेते हैं। पेन रिलीफ बाय NG स्प्रे, एक स्प्रे आता है नाइट्रोग्लिसरीन का, इससे पेन रिलीफ करने की कोशिश करते हैं। और इंजेक्शन मॉर्फिन इंट्रावेनस देना है 2 से 4 मिलीग्राम। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इनहेलेशन इफ़ SpO2 इज लेस देन 90 डिग्री, अगर जा कर के SpO2 लेस देन 90 डिग्री है तो उसको ऑक्सीजन भी लगाना है। और टैबलेट एस्प्रिन 325 मिलीग्राम, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम, टैबलेट एटोरवेस्टेटिन 80 मिलीग्राम ओरली। ये 3 दवा रामबाण है, इसको मरीज़ को तुरंत ओरली दे देना चाहिए क्योंकि इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट पेशेंट एज लेइंग केस इन एम्बुलेंस 108 विद द ऑक्सीजन एक्कम्पेनिड बाई AMO, और इस तरह के मरीज को जाके एम्बुलेंस के द्वारा भेजना है जहाँ की ऑक्सीजन का व्यवस्था हो, और उसमें एक कोई मेडिकल अफसर अगर उपलब्ध है तो उसको भी साथ में जाना चाहिए। इन्फॉर्म द हायर सेंटर वेयर द
पेशेंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, और हायर सेंटर में फ़ोन कर देना चाहिए कि इस तरह का एक मरीज़ को भेजा जा रहा है ताकि उसके लिए व्यवस्था बनाया जाए। बी, L2 फैसिलिटी। L2 फैसिलिटी ए हेल्थ फैसिलिटी हैविंग मेडिकल ऑफिसर विथ ECG फैसिलिटी एंड कैपेबल ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस। उस तरह का फैसिलिटी जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर भी है, ECG फैसिलिटी है और वहाँ थ्रोम्बोलाइसिस भी होता है। तो इसमें रिकॉर्ड पल्स रेट, BP, SpO2 एंड रिस्पिरेशन रेट, यहाँ पर रिकॉर्ड करना है इन सब चीज़ को, पल्स रेट, BP, SpO2 और रिस्पिरेशन रेट को। टेक ECG एंड डायग्नोज ST चेंजेज, और उसमें ECG लेना है और ST चेंज देखना है। कंसल्ट MD मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजिस्ट थ्रू टेली कंसल्टेशन एंड ट्रांजिट ECG, और जाके कंसल्ट करना है MD मेडिसिन वाले से या कार्डियोलॉजिस्ट से जहाँ हब बना है टेली कंसल्टेशन के थ्रू, और उसको ECG भेजना है। क्विकली चेक फॉर द कंट्राइंडिकेशन एंड अदर रिस्क फैक्टर, और थ्रोम्बोलाइसिस का जो कंट्राइंडिकेशन है उसको चेक करना है और भी रिस्क फैक्टर देखना है। थ्रोम्बोलाइज विद द बोलस ऑफ थ्रोम्बोलाइटिंग एजेंट आफ्टर अप्रूवल बाय द MD मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, और उस मरीज का जो कि थ्रोम्बोलाइसिस करना है बोलस थ्रोम्बोलाइटिंग एजेंट के द्वारा MD मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजिस्ट के अप्रूवल के बाद। रिपीट ECG एट 60 to 90 मिनट आफ्टर स्टार्ट ऑफ द थ्रोम्बोलाइसिस टू एसेस वेदर थ्रोम्बोलाइसिस इज सक्सेसफुल। लेस देन 50% ST सेटलमेंट विथ पेन रिलीफ और नॉट। अब हमको ECG को रिपीट करना है 60 से 90 मिनट के बाद थ्रोम्बोलाइसिस के, कि पता लगाएं कि थ्रोम्बोलाइसिस सक्सेसफुल है कि नहीं। सक्सेसफुल में क्या हो गया, जो ST सेगमेंट का एलिवेशन था वो 50% नीचे आ जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा और पेशेंट का जो पेन रिलीफ हो जाएगा, अगर है या नहीं। इफ़ ऑनगोइंग पेन इवन आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस ट्रांसफर्स इमीडिएटली, और थ्रोम्बोलाइसिस के बाद भी मरीज को पेन जारी रहता है या ST सेगमेंट में कोई चेंज नहीं आता है तो इसको तुरंत ट्रांसफ़र करना है। होल्ड एट द फैसिलिटी फॉर ऑब्जर्वेशन एंड ट्रांसफ़र टू नियरेस्ट फैसिलिटी हैविंग MD मेडिसिन और कार्डियोलॉजिस्ट विथ ICU SDU फैसिलिटी ऑन स्टेबलाइजन विदिन 24 आवर्स, और पेशेंट को उस जगह होल्ड करना है जहां पर MD मेडिसिन या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जहां ICU और SDU का फैसिलिटी है, ताकि वो 24 घंटा के अंदर उसको स्टेबलाइज किया जा सके। L3 फैसिलिटी ए हेल्थ फैसिलिटी विथ मेडिकल ऑफिसर, MD मेडिसिन, टेक्नीशियन, नर्स एंड हैविंग इमरजेंसी केयर ICU एंड SDU सेटअप विथ थ्रोम्बोलाइसिस कैपेबिलिटीज़। ये फैसिलिटी L3 को उसको कहेंगे जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर हो, MD मेडिसिन के डॉक्टर हों, टेक्नीशियन हो, नर्स हो, और उसमें इमरजेंसी केयर का व्यवस्था हो, ICU और SDU सेटअप हो, और वहाँ थ्रोम्बोलाइसिस किया जा सकता है, उसको L3 फैसिलिटी बोलते हैं। एडमिट पेशेंट इन ICU SDU इक्विप्ड विद कंटिन्यूअस ECG मॉनिटरिंग, डिफिब्रिलेशन फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटर पेशेंट फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन, और इस तरह के फैसिलिटी में मरीज़ को एडमिट करते हैं जहां ECG मॉनिटरिंग की व्यवस्था होती है, डिफिब्रिलेशन की व्यवस्था होती है, और उसको कॉम्प्लिकेशन को कॉम्बैट कर सकते हैं। स्टार्ट फार्मेको इन्वेसिव ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम L1 और L2 फैसिलिटी एज पर STW प्रोटोकॉल। अनफ्रैक्शनड हेपेरिन बोलस 60 unit per kg, maximum 5000 unit, followed by 12 unit per kg hourly infusion to maintain APTT activated prothrombin time at 50 to 70 second, or alternatively injection enoxaparin low molecular weight heparin 1 mg per kg subcutaneous 12 hourly। अब जब मरीज L3 लेवल पर है जहां थ्रोम्बोलाइसिस की व्यवस्था है, जो मरीज L1 या L2 से ट्रांसफ़र होकर आया है, तो STW प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले अनफ्रैक्शनड हेपेरिन देते हैं ताकि जो थ्रोम्बस कार्डियक आर्टरी में जम गया उसको थ्रोम्बोलाइसिस करें। इसमें
अनफ्रैक्शनड हेपेरिन अगर उपलब्ध है तो इसको बोलस देते हैं 60 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, मैक्सिमम 5000 यूनिट तक दे सकते हैं, फॉलोड बाय 12 यूनिट पर केजी आवरली इन्फ्यूजन टू मेंटेन एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एट 50 to 70 सेकेंड। अगर ये नहीं है तो इंजेक्शन एनोक्सापेरिन देते हैं, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन है ये, 1 मिलीग्राम पर केजी सबक्यूटेनियसली देते हैं 12 आवरली। इकोकार्डियोग्राफी इफ अवेलेबल फॉर मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन इफ एनी। इकोकार्डियोग्राफी करना चाहिए अगर अवेलेबल है तो। इसमें मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन देखना है, मतलब किस एरिया में इन्फॉक्शन हुआ है, किस एरिया में जाके मूवमेंट कम है, या मायोकार्डियम में कोई एनेरिज्म है, ये सब वगैरह देखना चाहिए। इन्फॉर्म द पीसीआई परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन फॉर एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी। और आप जब थ्रोम्बोलाइसिस कर देते हैं तो आगे के सेंटर में इन्फॉर्म करना है उसको पीसीआई के लिए, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन के लिए, जहां एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होता है। डन एंड कैपेबल सेंटर फॉर फर्दर मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर पेशेंट ऑन स्टेबलाइजेशन विद इन 3 to 24 आवर्स फॉर एंजियोग्राफी। और जब थ्रोम्बोलाइसिस करने के बाद, फिब्रिनोलाइसिस करने के बाद मरीज जब स्टेबल हो जाता है, जो कि 3 से 24 घंटा में हो सकता है, इसको आगे के सेंटर में इन्फॉर्म करना है एंजियोग्राफी के लिए और बाद में एंजियोप्लास्टी के लिए। फार्मेको इन्वेसिव अप्रोच इज appropriate फॉर पेशेंट विथ STEMI हु आर एलिजिबल फॉर ट्रीटमेंट विद fibrinolytic drug and in whom transfer time is greater than 30 minutes or door balloon time is greater than 90 minutes, door into door out time is greater than 120 minutes। मतलब अब STEMI में फार्मको इन्वेसिव अप्रोच करने के बाद फिब्रोलाइटिक ड्रग्स देना चाहिए अगर ट्रांसफर टाइम मतलब 30 मिनट से ज़्यादा हो, जहां पीसीआई सेंटर है, या जिसको बोलते हैं डोर बैलून टाइम ग्रेटर देन 90 मिनट, और जहां होगा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी उसका टाइम जाके 90 मिनट से ज़्यादा है, जैसे डोर इनटू डोर आउट टाइम ग्रेटर देन 120 मिनट्स, टोटल मिलाकर 120 मिनट से अधिक है, जहां पर पीसीआई होना है तब उसको फिब्रोलाइटिक ड्रग्स वहीं पर देना है L3 लेवल पर। The other indication being PCI related delay, door to balloon minus door to needle greater than 60 minutes. The key characteristic of various thrombolytic agent in the use is as follows। और मतलब कि बेसिकली आपको जानना चाहिए PCI परक्यूटेनियस कोरोनरी इन्वेसिव इंटरवेंशन में अगर टाइम 120 मिनट से ज़्यादा है तब मरीज को फिब्रोलाइटिक ड्रग पहले शुरू कर देना चाहिए। और डिफरेंट टाइप जो फिब्रोलाइटिक ड्रग अवेलेबल है उस सब का कैरेक्टरिस्टिक नीचे हम लोग बताने जा रहे हैं, कौन सा ड्रग क्या क्या फ़ायदा है और कौन कौन नुकसान कर सकता है। दिस हेयर 4 टाइप्स ऑफ फिब्रोलाइटिक ड्रग्स डिस्क्रिप्शन इज गिवन। यहाँ पर 4 प्रकार के फिब्रोलाइटिक ड्रग्स के बारे में विवरण है। एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरा एल्टीप्लेज, तीसरा है रेटिप्लेज और चौथा है टेनेक्टिप्लेज जो कि मोस्ट रिसेंट है। और एलर्जिक रिएक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज में होता है, बाकी 3 में नहीं होता है, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज और टेनेक्टिप्लेज में नहीं होता है। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेशन स्ट्रेप्टोकाइनेज में इनडायरेक्ट होता है, बाकी 3 में डायरेक्ट होता है, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज एंड टेनेक्टिप्लेज में। फिब्रिन स्पेसिसिटी स्ट्रेप्टोकाइनेज में नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेनेक्टिप्लेज में जाके फिब्रिन स्पेसिसिटी होता है। डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेप्टोकाइनेज को 1.5 MU इन्फ्यूजन ओवर 60 मिनट में हम लोग करते हैं, और एल्टीप्लेज को 50 मिलीग्राम बोलस प्लस 90 मिनट इन्फ्यूजन अप टू 85 मिलीग्राम्स देते हैं एल्टीप्लेज को। रेटिप्लेज को क्या करते हैं हम लोग 10 + 10 यूनिट डबल बोलस गिवन ओवर 2 मिनट्स विथ 30 मिनट्स अपार्ट। 10 यूनिट को
जाके 2 बोलस देते हैं 2 मिनट 30 मिनट के अंतराल पर 2 मिनट में देते हैं। और टेनेक्टिव प्लेज को क्या करते हैं 0.53 मिलीग्राम पर केजी सिंगल बोलस देते हैं गिवन ओवर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इसको हम लोग इन्फ्यूज कर देते हैं। प्लाज्मा हाफ लाइफ स्ट्रेप्टोकाइनेज का 18 घंटा है, एल्टी प्लेज का 5 है, रेटी प्लेज का 18 घंटा है और टेनेक्टिव प्लेज का 20 घंटा है। रेजिस्टेंट टू PAI नो, इसमें रेजिस्टेंस तीनों में नहीं होता, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टी प्लेज एंड रेटी प्लेज में, लेकिन टेनेक्टिव प्लेज में रेजिस्टेंस होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज एंड रेटिप्लेज एंड टेनेक्टिव प्लेज। एक्टिविटी ऑन प्लेटलेट और रिच क्लॉट सबसे ज़्यादा टेनेक्टिव प्लेज का होता है, पोटेंसी एट 90 मिनट। इसमें भी सबसे ज़्यादा पोटेंसी टेनेक्टिव प्लेज का होता है। TIMI ग्रेड 3 फ्लो परसेंटेज सबसे ज़्यादा जा करके टेनेक्टिव प्लेज का होता है। सिस्टेमिक फिब्रिनोजन पर एक्टिविटी सबसे मिनिमल होता है टेनेक्टिव प्लेज का। सब कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये फिब्रिनोलाइटिक एजेंट के बारे में। चॉइस ऑफ फिब्रिनोलाइटिक एजेंट का चॉइस हम लोग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज फर्स्ट जनरेशन का फिब्रिनोलाइटिक एजेंट है। इसमें क्या होता है, इट इज स्टिल ए कॉमनली यूज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट इन इंडिया, और वर्तमान में अभी भी ये जा करके सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, हेंस इज एंटीजेनिक, और जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए एंटीजेनिक है। पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑल्सो इंक्लूड IV इन्फ्यूजन नीडेड, लो फिब्रिन स्पेसिसिटी, शॉर्टर हाफ लाइफ, रिस्क ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एंड हेमरेज। और इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये IV इन्फ्यूजन में दिया जाता है, लो फिब्रिन स्पेसिसिटी है, शॉर्टर हाफ लाइफ है, और इसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और हेमरेज का चांस ज़्यादा रहता है। सेकेंड जनरेशन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA, जिसमें एल्टी प्लेज आता है। इट इज सेकेंड जनरेशन फिब्रिनोलाइटिक एंड प्रोड्यूसेज ओनली माइल्ड सिस्टेमिक फाइब्रोजन डिप्लीशन। और ये जो है ना सेकेंड जनरेशन का एल्टी प्लेज होता है, सेकेंड जनरेशन में ये बहुत कम ही फिब्रोजन डिप्लीशन करता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज एडमिनिस्ट्रेड इन एक्सीलरेटेड डोजेज रेजिम ओवर 90 मिनट, और इसको 90 मिनट में तेजी से दिया जा सकता है। ऑल्दो फाइब्रिन स्पेसिफिक एजेंट +2 होता है, द यूज में बी लिमिटेड सिंस IV इन्फ्यूजन इज रिक्वायर्ड। और इसका जो स्पेसिफिसिटी +2 ही होता है और ये IV इन्फ्यूजन में दिया जाता है, इसीलिए इसका यूज बहुत लिमिटेड है। थर्ड जनरेशन दे हैव इंक्रीज फाइब्रिन स्पेसिफिसिटी, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू इनहिबिशन बाय प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड लॉन्गर हाफ लाइफ। थर्ड जनरेशन क्या है, इसमें फाइब्रिन स्पेसिफिसिटी बहुत अधिक होता है और ये रेजिस्टेंट होता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के द्वारा, और इसका हाफ लाइफ लॉन्गर होता है। इसमें पहला रेटिप्लेज है, इज ए थर्ड जनरेशन वेरिएंट ऑफ द टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर मॉलिक्यूल। इट इज ए फाइब्रिन स्पेसिफिक एजेंट +1 होता है इसमें, एंड एडमिनिस्ट्रेट एज ए डबल बोलस, और इसको डबल बोलस रूप में देते हैं। ईच डोज कंसिस्ट ऑफ 10 यूनिट्स गिवन ओवर 2 मिनट्स एंड 30 मिनट अपार्ट, मतलब 10 यूनिट को 2 मिनट में दे देते हैं और 30 मिनट के बाद पर 2 डोज देते हैं। टेनेक्टिव प्लेज मोस्ट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्टेमी, इज ए थर्ड जनरेशन वेरिएंट ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर मॉलिक्यूल। टेनेक्टिव प्लेज क्या है, आजकल सबसे ज़्यादा रिसेंटली अप्रूव्ड ड्रग्स है और सबसे सेफ है एस्टेमी के प्रयोग के लिए, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के लिए। ये थर्ड जनरेशन वेरिएंट है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर मॉलिक्यूल के रूप में। अनलाइक इट्स predecessors, टेनेक्टिव प्लेज कैन बी एडमिनिस्ट्रेड एज ए सिंगल बोलस ओवर 5 सेकेंड। और जितने इसके पहले भी जो भी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स थे, इसका खासियत है टेनेक्टिव प्लेज का कि ये 5 सेकेंड में बोलस डोज के रूप में इसको दिया जा सकता है। इट हैज ए हाईएस्ट फाइब्रिन स्पेसिसिटी
और ये क्या है ना कि सबसे ज़्यादा स्पेसिसिटी में फाइब्रिन स्पेसिसिटी में सबसे अधिक है +3 के, रेजिस्टेंट टू इनएक्टिवेशन बाय प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर 1, और ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर 1 के जो से ये रेजिस्टेंट है, डिजायरेबल इन ए फाइब्रिनेटिंग एजेंट, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका डिमांड और सबसे ज़्यादा अप्रूव है और ज़्यादा आजकल रिसेंटली यूज हो रहा है। कंट्राइंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का क्या कंट्राइंडिकेशन है? एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन क्या है? अगर ये चीज़ें हैं तो आप उसमें नहीं चला सकते हैं। जैसे रिसेंट इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ब्रेन के अंदर हेमरेज का हिस्ट्री हो रहा है, स्ट्रक्चरल सेरेबेलर वैस्कुलर लीजन, और कोई वैस्कुलर लीजन है, इंट्राक्रेनियल न्यूप्लाज्म, ब्रेन के अंदर कोई न्यूप्लाज्म है, इस्केमिक स्ट्रोक विद इन 3 मंथ, 3 महीना के अंदर इसको इस्केमिक स्ट्रोक आया है, पॉसिबल एरोटिक डिसेक्शन का हिस्ट्री है या होने वाला है, एक्टिव ब्लीडिंग और ब्लीडिंग डायस्थेसिस, कोई उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, हेड इंजुरी और फेशियल ट्रॉमा विद इन 3 मंथ, और 3 महीना के अंदर कोई हेड इंजुरी हुआ और फेशियल ट्रॉमा हुआ हो, रिसेंट इंट्राक्रेनियल और स्पाइनल सर्जरी, कोई रिसेंट इंट्राक्रेनियल और या स्पाइनल सर्जरी हुआ हो, सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, हिस्ट्री ऑफ टेकिंग स्टेप्टोकाइनेज इंजेक्शन विद इन 6 मंथ, और 6 महीने के अंदर उसने पहले स्टेप्टोकाइनेज इंजेक्शन लिया हो, तब जाकर के थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं करना चाहिए। मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के बाद मरीज को हम लोग कैसे मॉनिटर करते हैं? पेशेंट रिसीविंग थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी मस्ट अंडरगो ए कांस्टेंट न्यूरोलॉजिक एंड कार्डियोवैस्कुलर इवैल्यूएशन with blood pressure monitoring every 15 minutes during and after plasminogen activator infusion for at least 2 hours, and then half hourly for 6 hours, and then hourly for next 16 hours after injection। कोई भी मरीज को जब थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं तो उसका न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवैस्कुलर इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग, जो कि शुरू में 15 मिनट तक, हर एक 15 मिनट पर करना है, इन्फ्यूजन के 2 घंटे बाद से 2 घंटे तक, उसके बाद आधा घंटा पर करना है 6 घंटे तक, उसके बाद 1-1 घंटा पर करना है 16 घंटे तक थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी करने के बाद। स्ट्रिक्ट बीपी मॉनिटरिंग इज एसेंशियल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, और ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है ताकि जाकर के इसका कोई कॉम्प्लिकेशन को हम रोक सकें। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी शुड बी स्टॉप्ड अर्जेंटली विथ एनी साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन एंड द पेशेंट शुड रिसीव इमरजेंसी कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को तुरंत हम लोग स्टॉप कर देते हैं अगर मरीज का न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन हो रहा है, और तुरंत इस मरीज का CT स्कैन करवाना चाहिए, कहीं इंट्राक्रेनियल हेमरेज तो हुआ नहीं है। फिब्रोलाइटिक एजेंट और एनी एंटीकोगुलेंट मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली विथ एनी एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट विथ ऑनगोइंग फिब्रोलाइटिक थेरेपी। अगर किसी स्टेमी मरीज को ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद कोई फिब्रोलाइटिक एजेंट दिया जा रहा है या एंटीकोगुलेंट दिया जा रहा है, इसको तुरंत रोक देना चाहिए अगर मरीज में ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशन हो गया हो शुरू। इन द नेक्स्ट स्टेप सपोर्टिव मेजर शुड बी इंस्टीट्यूटेड इंक्लूडिंग वॉल्यूम करेक्शन एंड ब्लड फैक्टर ट्रांसफ्यूजन। और किसी मरीज को अगर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया है तो इसका इलाज के लिए, करेक्शन के लिए तुरंत जाके वॉल्यूम एक्सपेंडर देना चाहिए और ब्लड फैक्टर ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। टेनेक्टेप्लेज इंजेक्शन, इसके बारे में चर्चा करना है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, चूँकि गवर्नमेंट के द्वारा ये अप्रूव्ड है और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स है। तो प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे इसका प्रिपेयर करेंगे और कैसे इसको लगाएंगे। नोट, दिस इज जेनरिक गाइडेंस, प्लीज रीड द प्रोडक्ट इंसर्ट एंड फॉलो मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस। यह जनरल गाइड इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इस दवा को यूज़ करने से पहले जो मैन्युफैक्चर के द्वारा दिया गया स्ट्रिप उसको पढ़ लें और उसका फॉलो करें।
सबसे पहले इसका रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। यूज सप्लाइड स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन 8 ml फॉर 80 मिलीग्राम वाइल 1 ml पर 5 मिलीग्राम टेनेक्टेप्लेज। और जो कंपनी के द्वारा स्टेराइल वाटर दिया गया है उसका प्रयोग करना है 8 ml 80 मिलीग्राम वाइल को डिज़ोल्व करने में यूज किया जाता है। यानी 1 ml में 5 मिलीग्राम टेनेक्टेप्लेज रहता है। टेनेक्टेप्लेज जो है 40 मिलीग्राम के वाइल में आता है। एसेप्टिकली ऐड वाटर टू लाइफोलाइज्ड पाउडर फॉर 5 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन। और इसको क्या है ना, बहुत एसेप्टिक प्रिकॉशन लेते हुए जो कंपनी के द्वारा वाटर दिया गया है उसको सिरिंज में ले करके डिज़ोल्व करना है ताकि 5 मिलीग्राम पर ml का कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बने। जेंटली स्विर्ल, डू नॉट शेक अंटिल डिज़ोल्व। और इसको जा कर के कस के हिलाना नहीं है, सिर्फ घुमाना है वाइल को। सॉल्यूशन शुड बी कलरलेस और पेल येलो एंड ट्रांसपेरेंट। और जब सॉल्यूशन तैयार होता है तो वो कलरलेस होता है या हल्का पीलापन होता है या ट्रांसपेरेंट होता है। स्लाइट फोमिंग इज नॉर्मल, लेट स्टैंड टू डिसिप्रेट बबल्स। और थोड़ा सा इसमें फोम बन जाता है, मतलब झाग हो जाता है, और उसको थोड़ा रख देना है ताकि ये जो बबल्स है अपने आप ख़त्म हो जाएगा। स्टोरेज यूज इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। और ये जो बनाने के बाद इसका तुरंत प्रयोग करना चाहिए। इफ़ नॉट यूज रेफ्रिजरेट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री फ़ारेनहाइट to 46 फ़ारेनहाइट एंड यूज विद इन 8 आवर। डू नॉट फ्रीज। अगर आप तुरंत इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसको फ्रीज में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं या 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 46 फ़ारेनहाइट पर रख सकते हैं। और इस कंस्टिट्यूशन के 8 घंटा के अंदर इसका प्रयोग करना है। इसको फ्रीज में फ्रीज नहीं करना, फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखना चाहिए। स्टेप ऑफ प्री एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जाके हम लोग टेनेक्टेप्लेज इन्फ्यूजन करने के पहले क्या क्या करते हैं। पहले सिक्योर IV लाइन विथ 18 to 20 गॉस कैनुला। पहले 18 से 20 गॉस के कैनुला को IV लाइन लेते हैं। कन्फर्म IV लाइन पोटेंसी और देख लेते हैं कि ये कैनुला सही लगा है। प्रिपेयर 10 ml नॉर्मल सलाइन फॉर प्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड 10 ml सलाइन फॉर पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और 2 सिरिंज में 10 ml का सलाइन जो हम लोग लोड कर लेते हैं। 10 ml टेनेक्टेप्लेज देने के पहले देते हैं और 10 ml टेनेक्टेप्लेज देने के बाद देते हैं नॉर्मल सलाइन। स्टेप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है। फ्लश विथ 10 ml नॉर्मल सलाइन। सबसे पहले जाकर के 10 ml टेनेक्टेप्लेज देने के पहले 10 ml सलाइन इन्फ्यूज़ करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेट टेनेक्टेप्लेज IV बोलस ओवर 5 to 10 सेकेंड। उसके बाद में टेनेक्टेप्लेज को IV बोलस देते हैं 5 से 10 सेकेंड में। फ्लश विथ 10 ml नॉर्मल सलाइन पोस्ट टेनेक्टेप्लेज एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर 10 ml नॉर्मल सलाइन को IV में दे देते हैं टेनेक्टेप्लेज देने के लिए। यहाँ डोज का गाइडलाइंस टेनेक्टेप्लेज के लिए दिया गया है। अगर मरीज़ का वेट 60 किलो से कम है और मरीज़ 75 साल से कम का है तब इसका डोज अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलीग्राम आता है। इसको डोज ml में देखते हैं तो 6 ml देते हैं। अगर मरीज 75 साल से अधिक है तब इसको डोज हाफ करते हैं, 15 मिलीग्राम या 3 ml देते हैं। अगर मरीज का वेट 60 से 69 kg तक है तो इसको 35 मिलीग्राम देते हैं या 7 ml देते हैं। अगर 75 साल से मरीज ज़्यादा है तो 17.5 मिलीग्राम या 3.5 ml देते हैं। अगर मरीज 70 to 79 kg के हैं तो इसको हम लोग 40 मिलीग्राम दे सकते हैं अगर मरीज़ 75 साल से कम का है, या 8 ml इंजेक्शन देते हैं। अगर मरीज़ 75 साल से ज़्यादा का है तो इसका हाफ डोज 20 मिलीग्राम देते हैं या 4 ml देते हैं। अगर मरीज़ का वेट 80 to 89 kg है तो इसको जाके, और 75 साल से कम है तो 45 मिलीग्राम देते हैं या 9 ml देते हैं। अगर 75 साल से ज़्यादा है तो 22.5 mg या 4.5 ml देते हैं।
अगर मरीज 90 किलो से ज़्यादा है और 75 साल से कम है तो 50 मिलीग्राम देते हैं या 10 ml देते हैं, या मरीज 75 साल से ज़्यादा है तो 25 मिलीग्राम या 5 ml देते हैं। इसको जा कर के एक फ्लायर पर चिपका देना चाहिए जहाँ पर ये इन्फ्यूज होता है, प्रिंट करा करके। L4 एंड N5 हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल किसको कहते हैं? ए हेल्थ फैसिलिटी वेयर थ्रोम्बोलाइसिस एंड PCI फॉर STEMI इज ऑलरेडी हैपनिंग। मतलब उस तरह के हॉस्पिटल जहां थ्रोम्बोलाइसिस और PCI हो रहा है, माना परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जहां पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की व्यवस्था हो रही है, उस हॉस्पिटल को हम लोग L4 और L5 कैटेगरी में रखते हैं। द डाटा रिकॉर्डिंग STEMI प्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी एंड आउटकम नीड टू बी कैप्चर्ड। और इस हॉस्पिटल में जो है ना STEMI का कैसे प्रेजेंटेशन हुआ, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी रखा गया और फिर ट्रीटमेंट के बाद क्या आउटकम हो गया, इस सभी का डाटा रखा जाता है। प्रोटोकॉल फॉर अर्ली ट्राइजी एंड हॉस्पिटलाइजेशन इज प्लेस्ड, और इसमें प्रोटोकॉल रखा जाता है, इसमें ट्राइजी भी करते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी मरीज को किया जाता है। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DR उमेश मेडिकल से करें।